तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो 14 साल पुरानी है। एक डॉक्टर की बेटी और उसके नौकर के मर्डर की एक ऐसी कहानी जिसमें कातिल ने सीबीआई के बड़े बड़े अफसरों को भी चकमा दे दिया था। ये कहानी है दिल्ली के नोएडा से। एक डॉक्टर दंपत्ति पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप लगता है। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उनको दोषी करार करके उनको उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन ये केस जब हाई कोर्ट में गया तो इस केस को नई दिशा मिली और उसी के साथ बहुत सारे सवाल भी साथ छूट गए जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। और इस केस में हर कदम पर एक सस्पेंस भी बना रहा। सीबीआई के बड़े बड़े अफसर 14 साल बीत जाने पर भी उस आरोप को साबित नहीं कर पाए। तो दोस्तों आइए हम उसी की कहानी सुनते हैं जिसे हम आयुषी तलवार मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में जाने माने डेंटल राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब रात के 11 बजे उनके लैपटॉप के वाईफाई में कुछ दिक्कत हुई तो वो अपनी 14 साल की बेटी आयुषी के कमरे में चले गए और वहाँ रखे कंप्यूटर को खोला और उसमें से कुछ मेल करने लगे। आयुषी उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में आयुषी की माँ भी आ जाती है। जब माँ बेटी बात करने लगते हैं तो पिता कुछ काम करने लगता है। कुछ देर बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर घर का नौकर हेमराज भी आयुषी के कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आयुषी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। झाँककर देखते हैं तो राजेश तलवार एकदम गुस्से से भर जाता है। भागकर किचन के बगल में गोल्फ स्टिक को उठा लाया। उसके बाद वो कमरे का दरवाजा तेजी से खोलता है। उसके बाद वो हेमराज के सिर पर बहुत तेजी से वार करता है और उसी दौरान हेमराज का सिर भी फट जाता है। जब राजेश उस गोल्फ स्टिक से दोबारा वार करता है तो हेमराज बगल में हट जाता है तो वो वार सीधा आयुषी के सिर में जाके लगता है। उसके बाद नुपुर भी उसी कमरे में आ जाती है और राजेश ने पूरी बात नुपुर को भी बताई। फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और उस मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नुपुर हेमराज की लाश को छत पर लेकर जाते हैं। वहाँ उसकी लाश को छत के किनारे रख देते हैं। उस लाश के ऊपर एक कूलर का ढक्कन भी रख देते हैं। राजेश को लगा कि हेमराज कहीं बच ना जाए, इसीलिए वो नीचे से सर्जिकल ब्लेड को लेकर आते हैं। उस ब्लेड से हेमराज की गर्दन की सारी नसें काट देते हैं और नीचे आकर भी वो लोग सर्जिकल ब्लेड से आयुषी की गर्दन पर भी वही कट मार देते हैं। उसके बाद दोनों ने कपड़े भी बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रख आते हैं और उन्हें फेंकने चले गए। वो लोग जब वापस आए तो गेट के अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। नुपुर के घर में हेमराज के अलावा एक और लेडी काम करती थी जिसका नाम भारती था। वो लेडी रात में ही चली जाती थी। नुपुर की दूसरी नौकरानी 16 मई की सुबह 6 बजे आई। गेट बंद था। वो 3-4 बार डोरबेल बजाती है। उसके बाद नुपुर आंख मलते हुए बाहर आती है। उसकी नौकरानी बोलती है कि हेमराज नहीं है क्या, क्योंकि इतनी डोरबेल की आवाज के बाद भी वो बाहर नहीं आया था। नुपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे नहीं खुला। भारती ने अंदर हाथ डालकर ताला खोल दिया। भारती और नुपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नुपुर ने आयुषी की लाश को देखी और जोर जोर से रोने लगी और भारती से कहती है कि देखो भारती, हेमराज ने आयुषी को मार दिया। भारती के भी आंसू निकल आते हैं। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने सारे परिवार को बुला लिया था। 6:50 पर पुलिस आती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो राजेश तलवार और नुपुर तलवार आयुषी की हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लेते हैं। हेमराज नेपाल का रहने वाला था, इसीलिए हेमराज की तलाश में एक पुलिस की टीम नेपाल को निकल जाती है। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। फोटो भी खींची गई, फिंगरप्रिंट भी निकाला गया, लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकाला गया तो 24 में से 22 धुंधले ही थे। 23 फोटो नेगेटिव से मेल ही नहीं खाते थे। उसके बाद हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने दे दी। ऊपर गए तो हेमराज, सब लोग स्तब्ध रह गए और इसी के साथ पुलिस का शक भी बढ़ता गया, क्योंकि पुलिस अभी तक हेमराज को दोषी मान के चल रही थी। लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने इस केस को ऑनर किलिंग बताया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने जांच पर भी सवाल उठाए तो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया।
सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद जांच करने वाली टीम ने राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले सारे लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन वहां पे भी उनको कोई सबूत नहीं मिला। और इसी के साथ ये केस आगे बढ़ने लगता है। जैसे कि आपको पता है कि उनके घर में हस्बैंड वाइफ के अलावा और कोई नहीं था और ज्यादा फिंगरप्रिंट्स के सबूत भी नहीं मिले थे, तो सारा शक उन्हीं के ऊपर जाता था। कुछ सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 234 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके अलावा सबूत मिटाने के लिए धारा 101 का दोषी भी पाया गया और उसके लिए भी उन लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार नूपुर और राजेश तलवार को अब पूरी उम्र जेल में ही रहना था। राजेश तलवार ने सीबीआई के इस फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलील को देखते हुए बकवास बता दी। जज ने कहा कि इसमें सिर्फ कहानियां हैं। कोर्ट ने जो दलील दी उसमें ये सारी बातें थी कि हत्याकांड में हुई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल प्लेट नहीं मिले। हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नूपुर पर क्यों नहीं मिले? राजेश और नूपुर से भी अलग अलग पूछताछ की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला। राजेश और नूपुर को नार्को टेस्ट में भी ले गया, लेकिन वहाँ पर भी उसको कुछ भी नहीं साबित कर पाए। 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के इस फैसले को बिल्कुल ही पलट दिया गया। इस तरह राजेश तलवार और नूपुर तलवार बरी कर दिए गए, लेकिन उन्हें निर्दोष भी नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला। यानी कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला नियम यहाँ पे लगा था। जब ये फैसला आया तो गाजियाबाद की दासना जेल में बंद राजेश और नूपुर तलवार रो पड़े और बोले कि अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बना हेमराज की पत्नी। 10 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिका स्वीकार कर ली। अब लगातार सुनवाई हो रही है और फैसले का लंबा इंतजार भी है। तो दोस्तों, इस फैसले का हम सबको भी इंतजार है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी हमें बताइए कि आप तक हम अपनी कहानी पहुंचा सकें।